अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर बॉय मोहम्मद उमर एंड यू आर वाचिंग नोबी रिएक्शन। उम्मीद है यार बांग्लादेश के तमाम सिंगल मिंगल लोग ठीक होंगे। तो यार कैसे हैं आप सब। तो यार आज हम शेख हसीना की बायोग्राफ़ी का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो बायोग्राफ़ी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर देना, ताकि इस तरह के अमेजिंग और इंटरटेनिंग रिएक्शन जब भी अपलोड हों तो सबसे पहले आप देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन। हियर वी गो। अब 1996 में फिर से इलेक्शन होते हैं। ठीक है, 1996 में जब इलेक्शन हुए तो यहाँ पे आवामी लीग को सबसे ज्यादा सीट मिलती है, 146, मेजॉरिटी से थोड़ा सा दूर, लेकिन सपोर्ट से सरकार बनती है। एक हसीना जो है वो रहती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, बहुत ही बढ़िया। और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने अपना पूरा टर्म कंप्लीट किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे पीछे वाली जो ज़ियाउर रहमान की जो बेगम थी बीएनपी, उन्होंने अपना टर्म पूरा नहीं किया था। प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पे मौका मिला और कुछ चीज़ें प्राइवेटाइज करने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश अपनी गति से बढ़ रहा था। एक केयर टेकर गवर्नमेंट का भी यहाँ पे कंसेप्ट है। केयर टेकर गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पे एक और पैरेलल में सरकार चलेगी जो कि इंपॉर्टेंट काम को देखेगी। और एक बार एक टाइम पे ऐसा आने वाला है अभी, जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट, मतलब अभी इन द सेंस कि 2001 के बाद ऐसा आया एक टाइम कि यही केयर टेकर गवर्नमेंट ने सब कुछ कबाड़ा करना शुरू कर दिया और पूरी पॉलिटिक्स ही पलट दी। इन्होंने अपने हाथ में सत्ता लेने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि होता है ना, लोगों के सामने आपकी एक नहीं चलती। इसी दौरान बांग्लादेश ने दो मल्टीलेटरल बॉडीज को, जो कि बिम्स्टेक और D8, इसको ज्वाइन किया और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जिसमें यह था कि फॉरेन कंपनीज आए, इन्वेस्ट करें, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। तो ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी, इसने नई नई कंपनीज को बढ़ावा दिया, बहुत अच्छा था, ये बहुत ही बढ़िया हुआ। लेकिन जैसा कि दोस्तों बांग्लादेश में ना कि ज़्यादा टाइम तक स्टेबिलिटी रही नहीं, अभी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। फिर 2001 में इलेक्शन हुआ और यहाँ पे 2001 में जो इलेक्शन हुए, आवामी लीग बुरी तरह हारी, सिर्फ और सिर्फ उनको 62 सीट्स मिली। और यहाँ पे एक महागठबंधन टाइप का बनाया गया, 4 पार्टी अलायंस हो, ठीक है, जिसमें बीएनपी भी थी। और उसके बाद फिर से 2001 से लेकर 2006 तक खालिदा जिया 4 पार्टी मेजॉरिटी, ये बहुत बड़ी बात। और खालिदा जिया की जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी थी, इसने जो गठबंधन बनाया था, अकेले दम पे 234 सीट, 300 में से 264 सीट्स जीतने में कामयाब रहे। क्या बात है। 2001 से लेकर 2006 तक मेजॉरिटी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनती है खालिदा जिया। लेकिन हम ये देखते हैं अवामी लीग ने फिर रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि इलेक्शन बेकार है। और ये जो पूरा इलेक्शन, आई थिंक जब 1996 में शेख हसीना जीती होगी तो बीएनपी ने भी भाई रिजेक्ट किए होंगे। 2006 से लेकर 2008 तक ये भयंकर पॉलिटिकल क्राइसिस। व्हाट हैपेंड, आर्मी ने पूरी पावर अपने हाथ में लेनी चाहिए 2006 से लेकर 2008 तक। अब यहाँ पे पाकिस्तान में भी यही कुछ हुआ। शेख हसीना आपस में ही लड़ने में व्यस्त थी। ये किसी ने सेंस नहीं किया कि यहाँ पे आर्मी के क्या प्लान है। ठीक है, आर्मी ये चाह रही थी कि खालिदा जिया, शेख हसीना दोनों को ही बाहर फेंक दे, बांग्लादेश से बाहर निकाल दे। और अगर कभी ये बांग्लादेश आए भी तो इनके ऊपर मुकदमा चलाए। अब क्यों मुकदमा चलाया जाएगा इनके ऊपर? इनके ऊपर हम खूब सारे इल्जाम लगाएंगे, मर्डर के इल्जाम, एक्सटॉर्शन के इल्जाम, किडनैपिंग के इल्जाम, और ये सच में जैसे भुट्टो पर लगाया गया था। शेख हसीना के ऊपर भर भर के इल्जाम लगाए गए। खालिदा जिया भी भागी यहाँ पे, क्योंकि ये 2006 से लेकर 2008 तक ये पूरा हम देखते हैं कि आर्मी ने टेक डाउन करने की कोशिश की। जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जो कि एक्चुअली एक पपेट गवर्नमेंट थी, पीछे दिमाग पूरा आर्मी का था। ठीक है ना भैया, देखो आर्मी डायरेक्ट रूल नहीं। जब केयर टेकर का लफ्ज़ आया था ना, फर्स्ट मेरे जहन में यही आया था कि शायद आर्मी का हाथ हो सकता है। करती है आर्मी को भी एक पार्टी की जरूरत पड़ती है, जतियो पार्टी है। अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश में, वो पूरी आर्मी देखती है, काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से। वो भी एक पार्टी को सामने लेके आती है, हालांकि वो खाली मुखौटा होता है, वो कठपुतली पार्टी होती है। तो यहाँ पे जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसने 2006 से लेकर 2008 की 2 साल तक पावर लेने की कोशिश की। खालिदा जिया पे ढेर सारे केस डाले और शेख हसीना पे तो केसों की बरसात कर दी। इतने सारे केस डाले, अनाप शनाप केस। दोस्तों पहली बात तो शेख हसीना उस समय अमेरिका गई हुई थी, उनको बैन कर दिया, ये वापस ही नहीं आ सकती। और इनके ऊपर बहुत सारे केस डाल दिए, मर्डर के केस डाल दिए, एक्सटॉर्शन के केस डाल दिए, ठीक है ना, घपलेबाजी के केस डाल दिए।
फिर हम ये भी देखते हैं कि जो पॉलिटिकल किलिंग्स हुई उसमें भी इनका नाम आया, और जैसे ही शेख हसीना जो हैं वो वापस आई, इनके लिए अरेस्ट वारंट इशू हो गया था कि जैसे ही शेख हसीना वापस आए इनको अरेस्ट करके तुरंत कोर्ट में पेश करके इनको जेल में डाल देंगे। ये पूरा प्लान था, और ये सबको पता था कि ये जो शेख हसीना के खिलाफ हो रहा है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ठीक है ना। ये सब किसका दिमाग है सबको पता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं शेख हसीना आई, शेख हसीना पे मुकदमा भी चला, जेल में भी गई, लेकिन फिर पेरोल पे बाहर आ गई। और जैसे ही जून 2008 में पेरोल पे ये बाहर आई, तुरंत आँख का इलाज करवाना है मुझे, हियरिंग प्रॉब्लम है, तुरंत इसको लेके बाहर निकल गई, अमेरिका निकल गई, तुरंत अमेरिका निकल गई, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि जब इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से रिलेटेबल है। अब मैं क्या करूँ, मुझे हंसी आ रही है। मानते हैं तो फिर से इलेक्शन होते हैं, हम देखते हैं 2008 में, और 2008 में जब इलेक्शन हुए तब वापस आई खालिदा जिया भी वापस आई, शेख हसीना भी वापस आई, दोनों ने इलेक्शन लड़ा। लेकिन 2008 में आवामी लीग ने गठबंधन बना दिया, 14 पार्टी को साथ में लेके आई। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था दोस्तों, और जबरदस्त मेजॉरिटी 230 सीट्स यहाँ पे जीती 299 से। अब भैया खालिदा जिया आउट ऑफ पावर, शेख हसीना इज इन द पावर। शेख हसीना को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और 2009 से लेकर 2019 तक ये प्राइम मिनिस्टर हैं। 2014 में फिर इलेक्शन हुए, और इस बार तो इन्होंने सबसे ज्यादा सीट 267 सीट्स जो हैं वो हासिल की 2014 में जो इलेक्शन हुए, ये कमाल की बात है। और 2014 से लेकर 2019 में जब इलेक्शन हुए, चौथी बार आवामी लीग ने, इस बार तो 300 में से 288 सीटें मिली, तो 2019 में चौथी बार इलेक्शन जीता है। तो हसीना आई थिंक अगली दफा तो 300 आउट ऑफ 300 होंगी। इलेक्शन जीत रही है 2008 से लेकर 2019, और अब तो 2024 में इलेक्शन होने हैं। तो एक तरीके से 15 साल तो ऑलरेडी हो गए हैं, इतनी लंबी सरकार चल रही है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं, इनका जबरदस्त इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है बांग्लादेश का। डिजिटल, जब 2008 में इलेक्शन हुए थे तो इन्होंने डिजिटल बांग्लादेश का नारा दिया था कि 2021 तक हम बांग्लादेश को पूरा डिजिटली चलाएंगे, और एग्जैक्टली होता हुआ नजर आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने साफ साफ ये बोल दिया, भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो जीडीपी है, उसको कम किया जा रहा है, लगातार कम किया जा रहा है। अब 6.5% से भी कम हो गई है। पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो बोला 2.8% ही रहेगी, लेकिन बांग्लादेश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8% से ऊपर जाएगी। पिछली बार भी 8.13% थी पिछले साल, इस बार तो उससे भी ऊपर जाएगी, और आने वाले 5 सालों में ये डबल डिजिट में जाएगी, यानी कि 10% से ऊपर। तो बांग्लादेश एक तरीके से, और ये हाल ही की बात है, भारत से बहुत आगे निकल गया। क्यों आगे निकल गया? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर करके रेडीमेड कपड़े बना के, जो हम और आप कपड़े पहनते हैं, वो रेडीमेड कपड़े बना के दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया है, जो रेडीमेड कपड़े बेचता है चाइना के बाद। ओके, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है। वाह यार, क्या अचीवमेंट है। तो यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोग भूखे नहीं रहेंगे, नौकरी मिलेगी। सही बात है। में जॉब कहाँ है? भारत सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन सर्विस सेक्टर में कहाँ जॉब है? और भारत में एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस है, लेकिन अब किसान, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। अगर हम एग्री क्षेत्र, भारत की 50% जनता जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन 18% खाली आउटपुट है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि बिल्कुल डूबा हुआ है, उसको हमको उठाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे शेख हसीना ने बड़ा ही, जो इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल है वो बड़ा फ्रेंडली बना दिया। आप आसानी से वहाँ पे ज़मीन को खरीद सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, टैक्स में छूट आपको मिलेगी। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में इतने सारे पाकिस्तान में भी नहीं ऐसा हैं, और इतने ज़्यादा पैसा पड़ता है, इतना ज़्यादा पैसा लगता है, ऊपर से टैक्स इतना ज़्यादा है कि लोग कतराते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो ये हमको देखना पड़ेगा और इसको कम करना पड़ेगा, और ये बांग्लादेश ने समझ लिया। सीधी सी बात है, सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपको कंपनी शुरू करनी है तो आप कहाँ शुरू करेंगे? आप वहाँ शुरू करेंगे ना जहाँ पे ज़मीन सस्ते में मिले, जहाँ पे लेबर सस्ते में मिले, जहाँ पे ज़्यादा लेबर, ज़्यादा लोग अवेलेबल हों, जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स का हस्तक्षेप कम हो। ये सब भारत में होता है, लेकिन बांग्लादेश ने इसको कम किया, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जीडीपी आगे बढ़ रही है। और इनका जो रेडीमेड गारमेंट का सेक्टर है, ये इसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ी है, ठीक है ना।
जो Okay. 80 से 85% जो पूरा एक्सपोर्ट है वो अकेले इनका गारमेंट सेक्टर करता है। तो आप समझ सकते हैं भैया। तो ये चीज़, और अभी तो 5 साल और आगे जानना है, सही बात है। अभी और देखेंगे कि 2000 बांग्लादेश 2 में साल भैया हुए हैं 5 साल अभी, में तो बोला गया 3 है साल अभी कि पड़े डबल हैं। डिजिट में पहुंच जाएगा। अभी हंगर इंडेक्स भी जारी हुआ, आपको पता ही है भारत की बहुत ही खराब रैंकिंग 102 117 देशों में, और बांग्लादेश की 88 रैंकिंग है, 88 रैंकिंग है, और पाकिस्तान की 94, तो उसमें भी हम नीचे लुढ़कते जा रहे हैं। तो भैया भारत को देखना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। हमको विकास तो करना है, लेकिन अब कैसे करना है, अप्लाई करनी पड़ेगी। बांग्लादेश से बहुत कुछ सीख सकते सही हैं बात है, बांग्लादेश से तो ये लेक्चर पाकिस्तान था और शेख इंडिया को हसीना पे। सीखना आई होप चाहिए यार। अगर आज की वीडियो के रिव्यू की बात करें तो अगर बांग्लादेश की पॉलिटिक्स देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल करती है, और जब भी मैं ये सीन्स देख रहा था और जब भी ये सुन रहा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि ये रिलेटेबल थी। मेरे दिमाग में नवाज शरीफ, भुट्टो, ज़ियाउल हक, ये सारी स्टोरीज जा रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है। जैसे शेख हसीना जाती है, आती हैं, जाती हैं, आती हैं, वैसे नवाज शरीफ जाता है, आता है, जाता आता है। जैसे बांग्लादेश की आर्मी ने पॉलिटिक्स में एंट्री की, वैसे ही पाकिस्तान आर्मी ने एंट्री की। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स मतलब एक सिक्के के दो रुख हैं, मतलब एक कॉइन के दो साइड्स हैं, जिसका नाम एक ही तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। बाकी यार शेख हसीना की आप कारकर्दगी देख सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि जैसे उन्होंने डेवलप किया बांग्लादेश को। उसका सबूत है कि यार पहले वो 239, फिर 280, 68 और फिर 288, मतलब इन्होंने सिर्फ जो अपोजिशन है उसको 12 सीट्स मिली हैं। आई थिंक जिस तरह बांग्लादेश का जीडीपी जा रहा है, जैसे उन्होंने क्रॉस किया है पाकिस्तान को और इंडिया को पर कैपिटा में, तो आई थिंक ये बांग्लादेश की इकोनॉमी प्लस बांग्लादेश की जो शेख हसीना की पॉलिटिक्स है बांग्लादेश में, उसको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, और मतलब ये इन पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट करेगी। तो यार अगर जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा, मेरी प्रेडिक्शन है कि 5 to 10 मैक्सिमम सीट्स अपोजिशन ले सकेगी, क्योंकि यार पहले से ज़्यादा अब पॉपुलर हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुका है। अभी कोविड की वजह से बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन जब से ये वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगी बांग्लादेश में, तो फिर आपको एक बूस्ट देखने को मिलेगा बांग्लादेश में, और फिर लोग थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, और फिर वो शेख हसीना की तरफ जो उनकी पॉलिसी है उस पर एग्री हो जाएंगे और उसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो एंड पर यही कहना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से। अब स्टेबिलिटी पाकिस्तान में भी है, स्टेबिलिटी बांग्लादेश में ही है, पैरेलल चीज़ें चलती है। वहाँ भी 2006 से 2008 मिलिट्री की इन्वेजन हुई थी, एंट्रेंस होने की कोशिश की थी। इधर पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा था, मुशर्रफ ने भी इसी तरह का काम करने की कोशिश की थी। तो मैं बस यही आज का रिव्यू है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।